नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई हो बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर ललित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पाठशाला 247 पर। तो एक बार सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाएंगे। भैया आपकी सुबह वाली जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है। सभी बच्चे पेन पेंसिल कॉपी जो है लेके बैठेंगे, अपने हैंड रिटन नोट्स जो है वो तैयार करेंगे। और भैया आपका आज का जो अगला कॉन्सेप्ट जो है, अगला टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे, वो है आपका आयनन एंथैल्पी। क्या आयनन एंथैल्पी के बारे में हम जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, आयनन एंथैल्पी क्या होती है, या हम जब डी ब्लॉक के आवर्त में, ठीक है, डी ब्लॉक के आवर्त में या आपके आवर्त के अलावा हम बात करें तो किसमें, वर्ग में जाते हैं तो आयनन एंथैल्पी किस प्रकार से प्रभावित होती है या क्या होता है, इन सभी बातों को पढ़ते हुए आगे चलेंगे। तो देखो वो कह रहा है आयनन एंथैल्पी की जब मैं बात करता हूं तो आंतरिक व कक्षकों के भरने के साथ, आंतरिक व कक्षकों के भरने, देखो आंतरिक मतलब इंटरनल की बात कर रहा है, किसकी, वो इंटरनल की बात कर रहा है। वह कक्षक मतलब आपके जो ऑर्बिटल्स जो हैं, ऑर्बिटल्स भरने के साथ नाभिकीय आवेश के साथ नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने के कारण, नाभिकीय आवेश में क्या होती है, जैसे जैसे नाभिकीय आवेश में क्या होती है, वृद्धि होती है, वृद्धि होने के कारण श्रेणी में बाएं से दाएं, श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है भैया, श्रेणी में बाएं से दाएं ओर बढ़ने पर संक्रमण श्रेणी के तत्वों की आयनन एंथैल्पी में वृद्धि होती है। क्या कह रहा है, देखो एक बार समझने का प्रयास करेंगे। वो कह रहा है कि जैसे 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 हम कहां भैया, हम जो है लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, कहां पर, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, वैसे 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 क्या होगा, वैसे वैसे भैया आयनन एंथैल्पी में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वैसे वैसे आयनन जो एंथैल्पी है उसमें क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। ठीक है, आयनन एंथैल्पी, एंथैल्पी मतलब एंथैल्पी आपकी ऊर्जा होती है। क्या होती है, ऊर्जा होती है। ठीक है, ऊर्जा का मतलब एक बार हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एम, एम क्या है, एम आपका कोई मेटल है, धातु है, और ये क्या कर रहा है, जो एम आपका जो है, ये एम आपका क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग रहा है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो इस पर क्या आएगा, धनावेश आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, जी सर बिल्कुल आएगा, इस पर धनावेश आएगा आपका। तो भैया क्या आ गया, इस पर धनावेश आ गया। कैसे आया, इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। देखो तो इस इलेक्ट्रॉन को त्यागने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इस इलेक्ट्रॉन को त्यागने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी ऊर्जा को हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी कह देते हैं। ठीक, अब देखो ये क्या है, ये एम आपका क्या है, धातु है, ये इलेक्ट्रॉन भैया क्या कर रहा है, त्याग रहा है, उस पर क्या गया, धनावेश आ गया। क्या गया, उस पर धनावेश आ गया। कि सर आता कैसे धनावेश, हमें ये बात बता दो। लो भैया ये वाली बात भी आपको बता देते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण की बात करूं, मैं एक एग्जांपल आपके सामने लूं, तो मैं ये कह सकता हूं, जैसे ये सोडियम है, सोडियम। अब सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक होता है 11, 2,8,1। ये क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब ये क्या कर सकता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को त्याग करके मतलब दे सकता है किसी को। जैसे हमारे पास ये एक बॉडी है, अब इस बॉडी में भैया क्या है, 5 धनावेश हैं और 5 ही ऋणावेश हैं, 5 ही ऋणावेश हैं। आपने ये एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जितना परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु संख्या जितनी होती है, परमाणु क्रमांक जितना होता है, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं बेटा, प्रोटॉन होते हैं। उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की हम बात करें तो भैया ये क्या करता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे, क्या कर दे, अपना एक इलेक्ट्रॉन यदि त्याग दे तो ये बॉडी कुछ इस प्रकार हो जाएगी। इस पर कितने धनावेश हैं आपके, 4 धनावेश हैं। कितने ऋणावेश हैं आपके,
3 ऋणावेश हैं। अब देखो ये पॉजिटिव जो है इस नेगेटिव के प्रभाव को खत्म कर देगा, ये पॉजिटिव इसके प्रभाव को खत्म कर देगा, ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव के प्रभाव को। अब बॉडी पर किसका प्रभाव रहा? धनावेश का। और ये क्या बता रहा है? ये कह रहा है कि यहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है। क्या हुई है? इलेक्ट्रॉनों की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है? कमी हुई है। देखो वाकई में हुई है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी। जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, कितने की? एक की, तो इसमें क्या आया? एक आया पॉजिटिव चार्ज, तो ये इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं, Mg है, ये क्या करता है? ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और इस पर क्या आता है? Mg2+ आता है कि नहीं आता? जी सर बिल्कुल आता है। तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कह देते हैं? उसी को हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कह देते हैं। उसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और उस पर क्या आ गया? उस पर आयन आ गया। क्या आ गया? उस पर धनावेश आ गया। 2 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, जितना भी उस पर आ जाए, ये उसी को हम क्या कह देंगे? आयनाइजेशन एंथैल्पी कह देंगे। क्या यहां तक बातें क्लियर हैं? तो वो यही कह रहा है कि आंतरिक व कक्षकों के भरने के साथ नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने के कारण, नाभिकीय आवेश में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने के कारण श्रेणी में बाएं से दाएं बढ़ने पर संक्रमण श्रेणी के तत्वों की आयनन एंथैल्पी में वृद्धि होती है। क्या होती है? आयनन एंथैल्पी में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या यहां तक बातें क्लियर है? एक बार बताएंगे सभी बच्चे, एक बार सभी बच्चे जो हैं यहां तक ये बात आप बताएंगे। ठीक है भाई, चलो अब इसके बाद नेक्स्ट आगे हम अगले टॉपिक की बात करेंगे, जो कि बेटा बहुत ही मुख्य, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक भैया आपके बोर्ड एग्जाम की मैं बात करूं तो भैया मानो रीढ़ की हड्डी है इस चैप्टर के लिए रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि इसी की वजह से बहुत सारे काम जो हैं वो होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चनों का ये क्या है? ये बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर भी होगा। ठीक है, एक लाइन के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो बेटा हम यहां समझने का प्रयास करते हैं। ये क्या कह रहा है? आपके टॉपिक का नाम है परिवर्तनीय संयोजकता तथा ऑक्सीकरण अवस्था। परिवर्तनीय संयोजकता का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है वेरिएबल बैलेंसी, परिवर्तीय वेरिएबल होना। ठीक है, परिवर्तीय संयोजकता तथा ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या यहां तक बातें क्लियर है? एक बार बताएंगे सभी बच्चे, क्या यहां तक बातें क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, संक्रमण तत्व के एनएस मतलब जो आपकी एस कक्षक जो है ना, उसकी बात कर रहा है, और n-1 देखो ns कक्षक में n-1 d कक्षक की हम बात करेंगे, तो वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन आवंदन निर्माण में भाग ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में भाग लेते हैं? आबंध जो बनता है ना, जो बॉन्ड उनके बीच में जो बनता है, उसमें क्या करते हैं? वो पार्टिसिपेट करते हैं, साझेदारी करते हैं, भाग ले सकते हैं। इस कारण ये सभी परिवर्तनशील संयोजकता व्यक्त करते हैं। ठीक है, सभी परिवर्तनशील संयोजकता क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। किसको? जिंक को छोड़ करके और कैडमियम को छोड़ के। किसको? जिंक को और कैडमियम को छोड़ करके भैया सभी के पास क्या होती है? सभी के पास परिवर्तीय क्या होती है? संयोजकताएं होती हैं। क्या बात क्लियर है यहां तक? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। अब देखो इनके रोल्स भी समझेंगे। पहले देखो ये पैराग्राफ पढ़ लेते, इसका फिर निचोड़, इसका क्या उपयोग होगा, ये सब डाटा हमने जो पढ़ा इसका क्या महत्व है, सभी बातें हम पढ़ते हुए चलेंगे बहुत अच्छे तरीके से। आगे कह रहा है संक्रमण तत्वों का विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करने का कारण उनके n-1d व ns उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति तथा d व s उपकोषों के स्तरों का अति
निकट होना, उनके पास क्या होना, बहुत ज्यादा पास होना, बहुत ज्यादा पास होना। कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि ये बताओ ये संक्रमण तत्व जो है वो परिवर्तीय ऑक्सीकरण अवस्था क्यों रखते हैं, इसका क्या कारण है। तो बेटा आपको यही बात लिख के आनी होगी, आपको यही लिख के आनी होगी। वो कह रहा है प्रदर्शित करने का कारण उनके N-1D व NS उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति, उनमें जो इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित है ना उनकी उपस्थिति तथा D व S उपकोषों के स्तरों का अति निकट होना, मतलब वो बहुत ज्यादा पास पास होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, पास पास होते हैं। और जब पास पास होते हैं तो क्या करता है, वो S से क्या ले लेता है, D जो है इलेक्ट्रॉन ले लेता है, क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक, इसके बाद वो कह रहा है इसके कारण संक्रमण तत्वों में से आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन भी आसानी से निकल जाते हैं। यही बात तो मैंने अभी बताई आपको, आसानी से निकल जाते हैं और ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ सकती है। क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे आपने एक केस पढ़ा होगा जब मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाया था, क्रोमियम वाला। क्रोमियम वाले में आपने पढ़ा होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, क्या 3p6, और यहां पर आप लिखेंगे 4s2 3d1। क्या बात सही है, क्या बात सही है, हाँ जी सर हमने सॉरी 3d5 और यहां पर ये 1, ये आपने पढ़ा होगा। लेकिन एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, होना तो चाहिए था 4s2 3d4 होना चाहिए था, लेकिन ये तो गलत होता है। सही क्या होता है, ये 4s1 3d5, क्योंकि ये अर्धभरित पर, क्योंकि ये अर्धभरित पर क्या होगा, स्टेबल होगा, स्थायी होगा। अर्धभरित पर क्या होगा, ये स्टेबल होगा, स्थायी होगा। ये क्या कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। वो क्यों ले लेता है, उसका कारण ये बताया है कि डी व एस उपकोषों के स्तरों का अति निकट होना, अति निकट मतलब इनका पास पास होना ही ना। वो क्या है भैया, पड़ोसी है कि हाँ जाते हैं ना, कोई सामान लेके आना होता है, रिश्तेदार आते हैं तो चुपके से जब जाते हैं तो ये किसके घर से जाते हैं, पड़ोसी के घर से गए कि तुम्हारे यहाँ ये चीज है, हमारे यहाँ गेस्ट आ गए, थोड़ा दे दो प्लीज। होता है कि नहीं होता, हाँ ऐसा ही होता है। तो ये ऐसा क्या करता है भैया, ये लेगा और यहां से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, ले लेता है, डी जो है इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इसी की वजह से इनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती हैं। क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती हैं, वेरिएबल हो जाती हैं। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि भैया ये परिवर्तीय ऑक्सीकरण अवस्था रखते हैं। क्या रखते हैं, ये परिवर्तीय ऑक्सीकरण अवस्था रखते हैं। क्या यहां तक बातें क्लियर हैं, क्या यहां तक बातें क्लियर हैं, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। बहुत अच्छे तरीके से ये चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की, मैंने आपको समझाई। आप अपनी भाषा में भी इसको लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जो कंटेंट आपको लिखाया गया है, जो भाषा आपको लिखाई गई है, सेम टू सेम आप उसी को कॉपी पेस्ट करके लिख के आए। आपको जो कंफर्ट लगे, चीजें समझ में आ गई हैं तो फिर आपको अपनी भाषा में लिखने की कोई मतलब लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी और पूरी छूट भी है आपको। ठीक है, बस समझ में आना चाहिए, सेंस आपका सही होना चाहिए। ठीक है, सेंस आपका सही होना चाहिए। जो एक्चुअल में जो ये सेंस दे रहा है वही सेंस आपके वाक्य जो आपके शब्द जो है वो देने चाहिए। ठीक, चलो इसके बाद देखो बात करेंगे, प्रश्न यहां से बनते हैं, इस टेबल से प्रश्न बनते हैं। तो मैंने भैया बताया था कि भैया इंपोर्टेंट है। आपके एग्जामिनर जो है ना, एग्जामिनर साहब ना, वो कहते हैं कि जी इससे कैसे प्रश्न छोड़ दूंगा मैं, है ना, इससे कैसे छोड़ दूंगा, ये तो मेरा फेवरेट भाई है, ये तो मेरा फेवरेट भाई है। तो ये कैसे है, एक बार सुनेंगे प्रश्न को। ठीक है, पहले टेबल को समझेंगे, फिर इससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम समझेंगे। ठीक है, उनको समझेंगे। तो देखो मैं बात करूं किसकी, स्कैंडियम की। स्कैंडियम की प्लस के 3 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। कितनी होती है, प्लस के 3 होती है। इसके बाद टी आई, किसकी, हम टी आई की बात करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, टाइटेनियम की बात करेंगे। अब देखो इसकी होती है प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4। क्या, प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4, प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4। ठीक है, इसके बाद हम वेनेडियम की बात करेंगे, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। ठीक है, प्लस 5।
क्या, +5। इसके बाद हम क्रोमियम की बात करेंगे, +2, +3, +4, +5, +6। इनके पास देखो कितनी कितनी ऑक्सीकरण अवस्थाएं, इतनी भी दिखाते हैं। लेकिन जो येलो कर रखी है ना, जो येलो कर रखी है, जो डार्क येलो है, ये भैया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैक्सिमम टाइम ये इनका ही उपयोग होता है, मैक्सिमम टाइम इनका ही उपयोग होता है। जो आपकी डार्क येलो है, जो आपकी क्या है, डार्क येलो है, इनका आप देखेंगे बहुत ज्यादा उपयोग होता है। आप कहीं भी इनकी ऑक्सीकरण अवस्था देखेंगे तो जो आपकी डार्क येलो है, और मैंने आपके जो आसमानी कलर के बॉक्स में गोले में बंद कर दिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे Mn की +2, +3, +4, +5, +6, +7, ठीक है, +7 तक होती है। इसके बाद Fe की बात करूं, +2, +3, +4, +5, मतलब 5 नहीं होती, +6 होती है, ठीक है। ऐसे ही हम ये Ce नहीं होगा भाई, ये आपका C ही नहीं होगा, क्या होगा, CO होगा, कोबाल्ट, कोबाल्ट, ठीक है। क्या है, इसे आप सही कर लेंगे, ये कोबाल्ट होगा। इसकी +2, +3 और +4, इसकी +2, +3, +4, ये +1, +2, ठीक है। और Zn की +2, क्या, Zn की जो है वो +2। क्या यहां तक बातें क्लियर है, एक बार बताएंगे भाई, क्या यहां तक बातें क्लियर हैं? हाँ जी सर। अब देखो यहां से प्रश्न क्या बनते हैं कि सर हम कैसे याद करेंगे। तो देखो याद कैसे की जाती है, आप स्कैन थेरेपी अपनाएंगे। कैसे, कि भैया आपको ना देखो किसी चीज को याद करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आपके लिए क्या तरीका है, आप क्या करेंगे, उसको टेबल को कंप्लीट बनाओ और अपनी आंखों के सामने जहां आप पढ़ते हो, ठीक है, जहां आप पढ़ते हो वहां पर सामने आप इन्हें लगा दो। मैंने कई बार बच्चों से बोला है कि बेटा यदि आपको केमिस्ट्री में बहुत अच्छे नंबर लेके आने हैं तो भैया आपको क्या करना है, आपको जो है वो जो नेम्ड रिएक्शन होती है ना, वो 30-35 जितनी भी आपकी जो 30-35 ही होती है मेनली जो पूछी जाती है, तो 30-35 जो नेम्ड रिएक्शन है उनका क्या करेंगे, आप एक चार्ट बनाएंगे और उसको आप अपने जिस रूम में पढ़ते हो उस रूम में क्या कर लेंगे, चिपका लेंगे। और डेली स्कूल जाने से पहले एक बार ना आप टाइम टेबल बना लो कि इस महीने में ना मुझे ये 10 ही याद करनी है। और डेली ना आप किसी एक को पकड़ो या किसी दो को पकड़ो, डेली आप उन्हें देख के जाओ, डेली आप देख के जाओ, डेली आप ऐसा आप लगातार 2-3 महीने तक करोगे ना, नेम्ड रिएक्शन आपको अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से आपको समय देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको बता देता हूं, यदि आपने नेम्ड रिएक्शन तैयार कर लेना तो भैया लिखित में ले लो 10 नंबर पक्के, 100% हैं आपके, 100% आपके 10 नंबर है। क्योंकि यदि कन्वर्जन भी आपके पूछे जाएंगे ना तो कन्वर्जन में भी वही नेम्ड रिएक्शन यूज होती हैं, वो यदि आपको नहीं आती होंगी तो फिर आपको दिक्कत होगी। और क्योंकि आपके 7 से 8 और मैक्सिमम 10 तक आपसे क्या पूछता है, वो नेम्ड रिएक्शन ही पूछता है। 5 तो वो डायरेक्ट पूछता है, मिनिमम 3 पूछता है, मैक्सिमम 5 नेम्ड रिएक्शन पूछेगा ही, अब तक का रिकॉर्ड है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो भी पूछता है ना उनमें भी वो नेम्ड रिएक्शनों को ही पूछता है, लेकिन नाम ना दे करके रीजेंट दे देता है, अभिकारकों के नाम दे देता है, हम ये कैसे प्राप्त करें ऐसे दे देता है। ऐसे प्रश्न आपसे पूछता है, आपको घुमाता है, आप घूम गए तो आप घूम जाओगे। और भैया आपने कि हाँ दिमाग लगाया, आपने इन चीजों पे काम किया, तो ये सब्जेक्ट आपको बहुत प्यारा लगेगा और ये सब्जेक्ट आपका जो मार्क्स है ना, मार्क्स को अच्छा करने में, रैंक को अच्छा करने में, परसेंटेज को अच्छे करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो बस तय आपको करना है कि आपने क्या डिसीजन लिया है। यदि आप इसी पर काम अभी से करने लग जाओगे ना तो बेटा आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अभी से आप मेहनत करो, अभी से। तो देखो यहां से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, इस टेबल से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। तो भैया क्वेश्चन ये पूछा जाता है इस टेबल से कि ये बताओ ऐसा कौन सा संक्रमण तत्व है, ऐसा कौन सा संक्रमण तत्व है जिसकी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होती है। बच्चे के दिमाग में आया कि सर मैं बताऊं, लो मैं तो खटाक से बता दे रहा हूं, एक तो हो गया स्कैंडियम और एक हो गया जिंक। लो जी बता दिया, लो जी बता दिया, ये पूछ रहे थे तुम मुझसे, लो बता दिया। इसकी होती है +3 और इसकी होती है +2।
अरे मैंने कहा बेटा तुम तो बड़े होशियार हो गए हो। बच्चा कह रहा है कि हाँ सर देख लो, आपसे ही तो पढ़े, होशियार तो होंगे। अरे मैंने कहा मेरे लाल मेरे नीले मेरे पीले, सुन ले मेरी बात। मैंने पीछे तुम्हें एक बात बताई थी जिसे तुम भूल जाते हो। वो क्या? मैंने कहा था कि देखो आपका जो ZN है, आपका जो CD है, आपका जो HG है और आपका जो CN है, इन्हें संक्रमण तत्व की श्रेणी में नहीं माना जाता। कि सर क्यों नहीं माना जाता? संक्रमण तत्व की श्रेणी में नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि ये पूर्ण भरित होते हैं, इनमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। कब? दोनों ही अवस्थाओं में नहीं होता है। ना तो इसमें मूलावस्था में होता है, ना तो इसमें मूलावस्था में होता है, और ना ही इसमें सामान्य अवस्था में होता है, ना ही बेटा सामान्य अवस्था में होता है। क्या बात एक बार क्लियर है? दोनों ही अवस्था में। इस वजह से उसने क्या बोला, उसने पूछा कि संक्रमण तत्व, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये बेटा आपकी एनसीईआरटी का उदाहरण भी और बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, कई बार पूछा गया है। और भैया एनसीईआरटी में क्वेश्चन कोई बना ही नहीं सकता। क्यों नहीं बना सकता? उसका कारण क्या है? देखो बनाने को क्या है, मैं कह दूं कि ये बताओ कि भैया प्लस के थे ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज्यादा किसकी, सबसे ज्यादा कौन यूज करता है? तो आप कहोगे क्रोमी। बनाने को तो क्वेश्चन बन सकते हैं। बनाने का मतलब जैसे ये क्वेश्चन है ना, जैसे कोई रिएक्शन है, कोई नेम्ड रिएक्शन है, अब ये कहे भैया उसमें टेम्परेचर बदल दें, उसमें उत्प्रेरक बदल दें, बेटा रिजल्ट बदल जाएंगे, रिजल्ट बदल जाएंगे। क्योंकि तभी तो उन्हें नेम्ड रिएक्शन रखा गया कि भैया एक फिक्स तापमान है उनका, है ना, फिक्स दाब आपको लेना पड़ेगा, तभी आपको वही प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अन्यथा प्रोडक्ट बदल जाते, और प्रोडक्ट बदले तो भैया कोई मतलब नहीं रह जाना। कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। और भैया एनसीईआरटी पकड़ लो, मैं बार बार कह रहा हूं, ये सैड बुक हैं, उनके चक्कर में मत पड़ो। यदि आपको बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करने तो एनसीईआरटी को, एक सैड बुक को तुम एक बार कर लोगे, 2 बार कर लोगे, अरे एनसीईआरटी को 10 बार कर लो ना। यदि आप एनसीईआरटी को 10 बार कर लोगे तो 100% में दावे के साथ कहूंगा कि बेटा तुम 95+ अंक लेके आओगे और 100 भी लेके आओगे। एग्जामिनर ना 1 या 2 क्वेश्चन इधर उधर से डालता है, कंफ्यूजिंग थोड़ा सा, बाद बाकी ना सेम वही क्वेश्चन जो आ चुके हैं उन्हीं को रिपीट करता है, उनमें न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर देता है, थोड़ा बहुत घुमा कर देता है, मॉडिफाई कर देता है ना। कैसे मॉडिफाई कर देता है? जैसे तुम अपनी बाइक को करवा लेते हो और लड़की अपने चेहरे को करवा लेती है, सेम उसी तरह, सेम उसी तरह। ठीक है भाई? हाँ, तो देखो हम बात करेंगे किसकी? एफ ई की। मैं किसकी बात करूंगा भैया? मैं एफ ई की बात करूंगा। तो देखो एफ ई के तो बहुत सारे उदाहरण आपने देखे होंगे। क्या देखा होगा एफ ई के उदाहरण? एक क्वेश्चन और बनता है भैया, एक क्वेश्चन और बनता है। वो क्या बनता है? वो क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था, सॉरी ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन सा है? तो देखो +2 से स्टार्ट होता है, +7 तक दे रहा, तो वो कौन है? Mn। कौन है वो? Mn है। कौन है? Mn। तो बोल देंगे मैग्नीज। कौन? मैग्नीज है। क्या बात क्लियर है? एक बार बताएंगे सभी बच्चे हैं? बात क्लियर हो तो बताएंगे। तो मैग्नीज है, ये क्वेश्चन पूछा गया है भैया, पूछा गया है। अभी ये उदाहरण मैं आपको दिखाऊंगा, एनसीईआरटी में पूछे हुए प्रश्न है, आगे आपको मिलेंगे भी, आगे आपको मिलेंगे भी। ठीक है भाई? अब देखो एफ ई, जैसे आपने देखा होगा ना, एफ ई यहाँ पर ये है, ठीक है, यहाँ पर आपने देखा होगा ये +2 शो कर रहा है, ये -2, तो भैया ये क्या बन जाएगा? ये +1 ये -1, तो एफ ई ओ ये बन गया है, आपने देखा होगा। अब देखो और आपने देखा होगा एफ ई यहाँ पर आपने देखा होगा क्या? यहाँ ओ, ये आपका +3, ये आपका -2, ये इसके साथ, ये इसके साथ, Fe2O3। जंग के लिए फॉर्मूला पढ़ा है ना? जंग के लिए पढ़ा है ना फॉर्मूला? हाँ जी सर पढ़ा है। अच्छा, और आपने देखा होगा, क्या देखा होगा? Fe यहाँ पर +4 रख दिया, ये -4, ये आपका +1 बन जाए, +2 बन जाएगा, ये -1 बन जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये इसके साथ, ये इसके साथ, FeO2। ठीक है? ये तो आप मैक्सिमम टाइम में ये देखेंगे, मैक्सिमम टाइम में देखेंगे कि नहीं देखेंगे? हाँ, तो ये आपकी ज्यादा यूज होती है Fe की। क्या? ये यूज होती है। तो भैया आपको जो है ना, ये सब कोई इधर उधर की बातें नहीं है, वही बातें हैं,
है ना। कभी आप चकरा जाते हो कि सर कभी तो ये देखने को मिलता है, कभी वो देखने को मिलता है, कभी हमें ये देखने को मिलता है, इनके नाम क्या होते हैं। तो बेटा क्लास 9th में ना मैंने नाम लिखना भी बता दिया है कि जब ऑक्सीकरण अवस्था ना +2 होगी +3 होगी तो ये इसका नाम क्या लिखा जाएगा, फेरस लिखा जाएगा कि फेरिक लिखा जाएगा। सब बात मैंने आपको बता दी है ना। तो इसी वजह से कहते हैं बेटा जिस बच्चे के बेसिक्स क्लियर है ना उस बच्चे को कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती ही नहीं है। और वो बेसिक्स की वीडियो मैंने डाल रखी है, जिन बच्चों के बेसिक्स क्लियर नहीं है वो बेसिक वाली क्लास देख लेंगे भाई, ठीक है। मैं पिन करवा दूंगा, जो लास्ट वाली जो ये क्लास चलेगी उसमें लास्ट में आपका जो आता है तो वहां पर मैं पिन करवा दूंगा वो बेसिक वाली क्लास, ठीक है, जिन बच्चे को चाहिए। और कमेंट करके बताया करो कि आपको क्लास कैसी लगी, कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, कौन सी दिक्कत है, ठीक है बेटा। ये कमेंट्स आप देते हो ना तो उस कमेंट से हमें पता है अंदर से कि हाँ बच्चों के लिए और मेहनत करनी चाहिए, बच्चों को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए, है ना। वो मोटिवेशन हमें मिलता है ना, क्योंकि बच्चों के लिए तो मेहनत कर रहे हैं। जब कमेंट करके आप नहीं बताएंगे हैं कि सर क्लास कैसी लगी, कैसा टॉपिक आपका रहा, चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, है ना, वे सब कमेंट करके आप बताया करो। कमेंट का कोई पैसा तो जाता नहीं है कि यहाँ पर कोई पैसा जा रहा हो, है बताओ, पैसा जाता है। और भी दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दिया करो, उसका भी कोई पैसा नहीं लगता है। जब आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप क्लास को लाइक कर सकते हो, है शेयर भी कर सकते हो उन साथियों के साथ जो आपके क्लासमेट्स हैं, जो क्लास आपके साथ पढ़ रहे हैं, वो भी क्लास को पढ़ लेंगे, उनका भी भला हो जाएगा, ठीक है भाई। यहां तक बात क्लियर? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर। अब आपका अगला टॉपिक आ जाता है आपका क्या, मानक इलेक्ट्रोड विभव। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना उनको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चंस पूछे गए जो मैंने अभी आपको बताया कैसे पूछे गए वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? देखो मानक इलेक्ट्रोड विभव पिछले वाले चैप्टर में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। मानक मतलब स्टैंडर्ड, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर कोई अभिक्रिया कराई जाए, है कितने पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया कराई जाए, 1 atm दाब रखा जाए, 1 atm दाब रखा जाए, प्रेशर रखा जाए, है उसकी बात कर रहा है, उसकी बात कर रहा है। तो वो कह रहा है मानक इलेक्ट्रोड विभव, और जब हम उस इलेक्ट्रोड का क्या निकालें, विभव निकालें, उस इलेक्ट्रोड का क्या निकालें, विभव निकालें, जिसकी सांद्रता, जिस विलयन की सांद्रता क्या हो, 1m हो, और जिसका को जैसे कि मानो कॉपर सल्फेट का विलयन है तो उसमें कॉपर का ही क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोड होना चाहिए, मतलब उसी धातु का क्या होना चाहिए, उसी धातु का लवण होना चाहिए, और उसी धातु का क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोड। तो देखो विलयन में किसी धातु की ऑक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व को, ऑक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व को इसके इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर समझा जा सकता है, इसके इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर समझा जा सकता है। यह विभव धातु की ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, यह विभव जो है वो धातु की ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, क्या आयनन ऊर्जा तथा जल योजन ऊर्जा, क्या जल योजन ऊर्जा पर निर्भर करता है। किसी ठोस धातु का जलीय विलयन में, किसी ठोस धातु का जलीय विलयन में किसी विशेष ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन वॉर्न हेवर चक्र के द्वारा निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। देखो एक बार मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं उसे बहुत अच्छे तरीके से। वो कह रहा है तो मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात कर रहा है, विलयन में किसी धातु के ऑक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व को, जो आपका सॉल्यूशन है उसमें जो इलेक्ट्रोड पड़ा हुआ है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था की बात कर रहा है, ऑक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व को इसके इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर हम उसे समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास भैया ये कोई धातु है और ये ठोस अवस्था में, किसमें है, ये ठोस अवस्था में है आपका। हाँ जी सर बिल्कुल ठोस अवस्था में, सॉलिड लिखा हुआ है। अब देखो भैया क्या कर रहे हैं, वो देखो ये आपका सीधा ठोस से, तो आप पढ़ के आए होंगे जब कोई पदार्थ सीधा ठोस से किस में बदलता है, गैस में बदलता है।
तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सबलिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सबलिमेशन। तो देखो, जब ठोस से गैस में बदलने के लिए हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसी को हम ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी कहेंगे, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा कहेंगे। क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन ऊर्जा कहेंगे। जब आपका कोई मेटल जो है ठोसी अवस्था से किस में आ जाए? गैसीय अवस्था में आ जाए। ठीक है, क्या यहां तक बातें क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, अब ये आपका कोई ठोस पदार्थ है। हाँ जी, बिल्कुल है। अब वो क्या है? वो आपका टूटा। क्या हुआ? टूटा। वो एक्वस जलीय फॉर्म में पाया। क्या? जैसे कि भैया मैं आपके सामने एक पात्र ले लेता हूं और ये पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन है और मैं इसमें क्या करता हूं? ये कॉपर की जो छड़ है ना, कॉपर की छड़ मतलब इलेक्ट्रोड जो है वो उसमें डाल देता हूं। क्या कर देता हूं? मैं उसमें डाल देता हूं। ठीक है, जब मैं डाल दूंगा तो आप देखते होंगे Cu2+ आयन जनरेट होते हैं, कॉपर सल्फेट आयन जनरेट होते हैं। क्या बात क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल जनरेट होते हैं। तो एक्वस फॉर्म में वो आता है, जलीय विलयन में आ जाता है। आता है कि नहीं आता? जी सर, बिल्कुल आ जाता है ना। तो इसी को हम क्या, देखो डेल्टा टी टी एच, इसको हम क्या बोल देते हैं? इसी को बोलते हैं हम जलयोजनी, एटोमाइजेशन, एटोमाइजेशन, एटोमाइजेशन। ठीक है, ये बोलते हैं। अब देखो ये गैसीय अवस्था में। हाँ जी सर, अब मैंने क्या किया? इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला और मैंने अभी ये बात बताई थी कि आपका जो सोडियम है ना, सोडियम से मैंने एक इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम ने क्या किया? सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा और एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो सोडियम पर क्या आया? धनावेश आया, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, उस पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये क्या है? आयन आ गया, इस पर क्या आ गया? आयन आ गया। तो इसे तोड़ने के लिए या त्यागने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वो क्या होगी भैया? ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उसे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। क्या कहेंगे? उसी को हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। क्या यहां तक बातें क्लियर है? क्या यहां तक बातें क्लियर है? तो देखो, किसी भी बॉन्ड को बनाने के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या यहां तक बातें क्लियर है? क्या यहां तक बातें क्लियर है? अब देखो, जैसे ये पेन है, ये पेन है। हाँ सर, बिल्कुल पेन है। साबित है? बिल्कुल साबित है। अब इसे मैं तोड़ूंगा ना तो भैया चाहे कितनी भी कैलोरी मेरी एनर्जी खर्च होगी, लेकिन होगी जरूर। अब मैं क्या करूं? ये टूट गई। हाँ टूट गई, बड़ा नुकसान हो गया। अब मैं इसे जोड़ रहा हूं। क्या कर रहा हूं? जोड़ रहा हूं। तो जोड़ने के लिए भी हमें क्या है? एक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और जोड़ने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को त्यागने के लिए भी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऐसे ही यहां पर क्या कर रहा है? Na इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो इसको ऊर्जा की आवश्यकता, जिसे हम क्या कह देते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या? आयनाइजेशन एंथैल्पी कह देंगे। जैसे हम देखो, डेल्टा आई मतलब आयनाइजेशन और H का मतलब एंथैल्पी होता है। H मतलब एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करता है। क्या यहां तक बातें क्लियर है? क्या यहां तक बातें क्लियर है? एक बार बताएंगे। अब देखो, जब देखो कोई ये गैसीय अवस्था में आ गया, आयन फॉर्म में आ गया, अब जो किस में चले जाए? आपके एक्वस फॉर्म में, आयनिक एक्वस फॉर्म में चला जाए है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? जलयोजन ऊर्जा। क्या बोल देंगे? उसको हम जलयोजन ऊर्जा कहेंगे। जलयोजन ऊर्जा पर निर्भर करता है। किसी ठोस धातु के जलीय विलयन में किसी विशेष ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन वर्णन हैवर चक्र द्वारा क्या है? निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया है, जो कि भैया मैंने अच्छे तरीके से आपके सामने क्या कर दिया है? एक्सप्लेन कर दिया है। एक बार बताएंगे क्या यहां तक बातें क्लियर है? यदि यहां तक बातें क्लियर है तो आप देखेंगे, जैसे कि देखो यहां पर ये आप लिख लेंगे जी। क्या? जी कर लेंगे। क्यों? कि देखो मेटल आपका ठोसी अवस्था था, उसमें किस में आया? गैसीय अवस्था में आया। तो देखो ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी। क्या? ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी। ये मैंने उसी को क्या है? इस प्रकार से यहां पर लिख लिया है। जो आपका देखो गैसीय से किस में गया? आयनिक फॉर्म में। मतलब क्या किए? उसने इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या किए? त्यागे। इलेक्ट्रॉन त्यागे, इलेक्ट्रॉन त्यागे। एक बार बताएंगे। तो देखो, एक तो क्या होता है, जैसे आपका Na जो है, Na क्या करता है? Na आपका Na पर प्लस आता है और इलेक्ट्रॉन ये त्याग देता है।
ठीक है ऐसे। और देखो कोई क्या करता है, जैसे कॉपर है, कॉपर पे +2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ठीक है। मैं उल्टा लिख रहा था, उसे आप सही कर लेंगे, ठीक है। मैं उल्टा लिख रहा था भाई, ऐसे लिखा जाता है जब त्यागने वाला, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। उस बात को सही कर लेंगे आप, फिर बाद में चल रहे हैं कि सर ने आप गलत लिख दिया, ठीक है। वो गलती से लिख गया है, ध्यान नहीं रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, उसने एक्सेप्ट किए हैं, ग्रहण किए, यहाँ पर उसने क्या है वो ग्रहण किए, तो ये क्या बनेगा, Cu बनेगा। क्या बनेगा, Cu बनेगा। ये एक्वस फॉर्म में होगा, यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। क्या यहां तक बात क्लियर है। तो उसने क्या है, इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, उसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो जब वो आयन फॉर्म में आ जाए और वो आयन फॉर्म से किसमें, एक्वस में चला जाए, मतलब एक्वस फॉर्म में आ जाए, आयनिक एक्वस फॉर्म में, तो ये उसको हम जल योजन एंथैल्पी कहेंगे। क्या बोलेंगे, जल योजन एंथैल्पी कहेंगे। क्या यहां तक बातें क्लियर है। अब देखो वो कह रहा है जितना अधिक ऋणात्मक होगा ऑक्सीकरण अवस्था उतनी ही ज्यादा स्थायी होगी। क्या क्या देखो यहां पर सुनेंगे, वो कह रहा है जल योजन एंथैल्पी के ऋणात्मक होने पर ही संभव होगा, क्या संभव होगा, अतः डेल्टा डेल्टा HYD, मतलब ये जल योजन की बात कर रहा है, डेल्टा जल योजन, यहां पर क्या लिखेंगे आप, जल योजन। क्या, जल योजन, जल योजन एंथैल्पी की बात कर रहा है। एंथैल्पी का मान जितना अधिक होगा, जितना अधिक ऋणात्मक होगा उतनी ऑक्सीकरण अवस्था, तो देखो इसका मान जितना क्या होगा, ऋणात्मक होगा, जितना ज्यादा ऋणात्मक होगा उतना ही ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, स्थायी होगी, स्टेबल होगी, ठीक है। हालांकि मैं आपको बता दूं बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड ना ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन बनता भी है, मैं आपको बता दूंगा कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता दूंगा। अब देखो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था, जैसे कि आपको पता है कि भैया डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्या यहां तक बातें क्लियर है, एक बार बताएंगे। बहुत ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था क्या करते हैं, ये प्रदर्शित करते हैं। तो भैया मैं उन्हीं की बात करूंगा कि ये देखूंगा कि हमारे पास ये क्या, एक्स का मतलब है हेलोजन। क्या, हेलोजन, हेलोजन समूह की मैं बात करना चाहूंगा। किसकी, मैं हेलोजन समूह की बात करूंगा। तो बेटा आपके कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर कल बाहर आई आंटी, है आंटी का नाम सुनते ही चलो भैया। तो देखो यहां पर आपके हेलोजन एटम की बात की जा रही है। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था देखो आप देखेंगे +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक जो है ये शो करते हैं कि नहीं करते, जी सर बिल्कुल करते हैं। अब ये क्या बनाएंगे, हेलाइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आपके हेलाइड बनाएंगे। तो देखो आपका जो Ti जो है, Ti +2 के साथ भी हेलाइड बना लेता है, +3 के साथ भी बनाता है, +4 के साथ भी बनाता है Ti, ठीक है, टाइटेनियम। इसके बाद आपका वेनेडियम 5 के साथ भी, 4 के साथ भी, 3 के साथ भी, 2 के साथ भी क्या है, हेलाइड बनाता है, और ये स्थायी हेलाइड बनाता है। देखो ऊपर लिखा हुआ है ना, अवस्थाओं के स्थायित्व की प्रवृत्ति, है ना, स्थायित्व की प्रवृत्ति, स्थायी बनाता है, तभी तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक। अब देखो Cr देखो +2 बना लेता है, +3 भी, +3 +4 भी, +5 भी, +6 तक, ठीक है, में भी स्टेबल हो जाता है, ठीक है। क्या यहां तक बात क्लियर, हाँ जी सर क्लियर। आपका Mn देखो सबसे ज्यादा रखता है, लेकिन 3 वाले केस में, कौन सा, +2 पे, +3 पे और +4 पे, इन वाले केस में ही वो स्टेबल बना पाता है, स्टेबल यौगिक बना पाता है, ठीक है। +2 +3 +4 में हेलाइड की बात की जा रही है, किसकी, हेलाइड की। एक्स का मतलब यहां पर क्या है, हेलाइड के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, हेलाइड की। और देखो यहां पर देखो ये लिखा हुआ है ना, यहां पर ये एफ, यहां पर ये एफ का मतलब ये एफ ही है, यहां पर देखो दे रखे, देखो x बराबर f का मतलब i, देखो यहां पर ये x ऐसे x1 भी दिख रखा होगा, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो यहां पर आप देखेंगे ये FeX2 FeX13, ये आपको सिंबल दे रखे, एनसीईआरटी की किताब में दे रखे भैया, एनसीईआरटी की किताब में। यहां थोड़ा सा आपको बिलरिया सही दिखाई नहीं दे रहे होंगे ना, तो आप एनसीईआरटी की किताब से देख सकते हो। इसके बाद कोबाल्ट +3 और +2 पे, निकेल +2 पे, ठीक है। तो ये पता होनी चाहिए, याद हो जानी चाहिए। +2 निकेल की कितनी होती है, +2 सबसे ज्यादा काम आएगी निकेल की,
कहां पर, उपसहसंयोजन यौगिक वाले में, वहां पर ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी होती है, वहां आईयूपीएसी लिखनी होती है, और 2 नंबर में आती भी है, 2 नंबर में आती भी है। यहां पर एक कॉपर है, यहां पर एक कॉपर है, ठीक है। ऐसे ही आपका जिंक है, ये +2 पे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, +2 ही तो पढ़ा है ना। ये Zn है भैया, यहाँ पर ये x, यहाँ पर मैं लिखूंगा +2, यहाँ पर -1, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो क्या बनेगा, Znx2। क्या बन जाएगा, Znx2। बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है भाई, ठीक। अब इसके बाद बात करेंगे ऑक्साइड की। किसके बात करेंगे, ऑक्साइडों की। अब देखो ऑक्साइड में आपका स्कैंडियम, स्कैंडियम भैया देखो, आपने पता है स्कैंडियम की कितनी होती है, +3 पड़ी है सर, और इसकी -2, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या बने, क्या बना लेगा, ये आपका मतलब Sc2O3 ये बनाए, यही तो बनाया है, और क्या बनाया उसने, है। तो आप ऐसे ही करते जाओगे। Ti है ना, TiO कैसे बनाया, ये Ti है और ये O है, इसकी -2, इसकी +2, तो देखो +2 पे ही तो दिखा रहा है, सिंपल बन जाएगा, +1 ये -1, इसके साथ इसके साथ, तो क्या बन जाएगा, यही तो बनेगा। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पर ये Ti2 और O3 कैसे बना, Ti की +3 है, O की -2, ये इसके साथ, ये इसके साथ, बन गया यौगिक आपका, बन गया कि नहीं बन गया। तो ऐसे ही तो जो Ti है वो कहां पर, +4 +3, ऐसे वेनेडियम की +5, यहां पर क्या है, +4 +3 +2, इस प्रकार से। ऐसे हम क्रोमियम की यहां पर बात करेंगे, क्रोमियम की +2 +3 +4 +5, तो इसे तो आप देखते भी है बहुत सारा है, इसे भी ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ये भी देखने को मिलता है आपको। MnO बहुत देखने को मिला होगा आपको, ये MnO2 MnN2O3 ये भी आपने देखा होगा, ठीक है, ये भी देखा होगा, ठीक है। ये इसके बाद FE ये O, तो यहां पर देखो ये +3, यहाँ पर -2, इसी इसके साथ, ये इसके साथ, क्या बनाएगा, F2O3 F2O3 आपका कहां पर भैया। अब मैं +4 की बात कर रहा हूं, हाँ ये यदि +4 यदि देखो यहाँ पर जैसे ये बनाया है ना, ये आपका +4 कहां पर ये दिखा रहा है, ठीक है। FE ये O, यहाँ पर ये +2, यहाँ पर ये -2, ये सिंपल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, FeO बन जाएगा, ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था। ऐसे कोबाल्ट निकल जिंक सबकी देखेंगे, यहाँ पर जिंक की देख लो भैया, ये +2 यहाँ -2, सिंपल करेंगे +1 -1, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, क्या बन जाएगा, ZnO बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, ZnO बन जाएगा। तो बहुत ही क्या है, आसान है। मतलब आसान का मतलब क्या है, आसान का मतलब ये है कि जब ये जो ऑक्सीकरण अवस्था हो और ऑक्साइड बनाना उसका, तो ये स्टेबल बनते हैं, ये क्या है, स्टेबल बनते हैं। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है। अब आप कहेंगे कि सर ये इसमें ना +6 भी होती है, +6 वाला स्टेबल नहीं बना पाता है, +6 वाला स्टेबल नहीं बना पाता है, ठीक है, इस वजह से वो नहीं लिखा है, इस वजह से वो नहीं लिखा है, ठीक है भाई, ठीक है। एक बार बताएंगे, इससे आगे ना नेक्स्ट अगली वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई, इससे आगे अगली वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो बेटा ऐसे ही चीजों को बहुत इंटरेस्टिंग वे में, डिसिप्लिन वे में, एक सीक्वेंस में, लगातार डेली अपने एक टाइम टेबल के साथ, एक सही गाइडेंस में, यदि आप ये सब चीजें चाहते हो तो जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां से पाठशाला 247 एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, डाउनलोड करने के बाद वहां पर पेड कोर्स, ऑल कोर्स वाला ऑप्शन आएगा, वहां पर आप जिस क्लास के विद्यार्थी हो उस क्लास का बैच जो वो परचेज कर लेंगे। उससे क्या आपको बेनिफिट मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। वो आपको बेनिफिट यहाँ पर देखो इतने सारे मिलने वाले हैं। एक आपको लाइव क्लास मिलेगी, क्या लाइव क्लास जो लगातार चल रही है, ठीक है। एक टाइम टेबल आपका फिक्स हो जाएगा कि इतने बजे मुझे इसकी क्लास लेनी है, इतने बजे मुझे इसकी क्लास लेनी है, इतने बजे मुझे इसकी क्लास लेनी है, सब्जेक्ट की लेनी है, फिर मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आपका एक जब टाइम टेबल बन जाएगा ना, आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा कि हाँ इतने बजे मुझे पढ़ना है, इतने घंटे मुझे पढ़ना है, तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। इसी वजह से बड़ा सोच समझ के हमने इस बैच का नाम क्या रखा है, लक्ष्य बैच रखा है। क्या रखा है, लक्ष्य बैच रखा है, इसी वजह से, ठीक है। कि आपका एक टारगेट हो, आपका एक लक्ष्य हो, आपका एक सपना हो, वो क्या हो, बोर्ड एग्जाम में 95+ अंक लेके आने का। बोर्ड एग्जाम में 95+ अंक लेके आने का ये आपका सपना है, तो भैया आप हमसे क्या है जरूर जुड़े, ठीक है। लाइव बैच आपको मिलेगा बेटा, रिकॉर्डेड बैच, ठीक है, एक सही गाइडेंस में है, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको मिलेगा, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, ठीक है, क्वालिटी वाला कंटेंट आपको मिलेगा, बेस्ट फैकल्टी आपको मिलेंगी,
कि भाई रिकॉर्डेड बैच आपको मिलेगा। रिवीजन बैच, जैसे ही आपका ये सिलेबस खत्म होता है उसके बाद रिवीजन बैच आपको मिलेगा। क्या है? रिवीजन बैच भी आपको मिलेगा। तीन तीन बैच, और वो भी इतने कम प्राइस में, इतने कम प्राइस में कि बेटा आप कहीं ऑफलाइन पढ़ोगे ना, 1 महीने की भी फीस नहीं है। 1 महीने की 3 सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्टों की ना 1 महीने की फीस नहीं है। ये आपको मैं बता दे रहा हूं। इसमें आपको देखो बेटा फिजिक्स भी मिलने वाली है, केमिस्ट्री भी मिलने वाली है, मैथ भी मिलने वाला है, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट आपको मिलने वाले, सभी सब्जेक्ट आपको मिलने वाले। ठीक है, ये 3 बैच आपको मिलने वाले। 10 आपको क्या है, मॉक टेस्ट मिलने वाले, 10 मॉक टेस्ट, और कम से कम 20 PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको डिटेल में समझाए जाएंगे, कराए जाएंगे, और किसके साथ? वीडियो सॉल्यूशन के साथ। वो वीडियो सॉल्यूशन ना आपके पास ही रहेगा, वीडियो सॉल्यूशन परमानेंट। ठीक है, ये वीडियो सॉल्यूशन। और कितना प्राइस है भैया उसके लिए? मात्र और मात्र कितना? 1249 रुपए। मात्र और मात्र कितना बेटा? 1249 रुपए इसका प्राइस है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप एनरोल करेंगे, क्योंकि अपनी पढ़ाई को लेट नहीं करेंगे। वैसे ही समय बहुत निकल चुका है, यदि आप जितने लेट जागोगे उतनी ही ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, उतनी ही ज्यादा समस्याओं का समाधान, समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, समय समय पे आपको गाइडेंस दी जाएगी, समय समय पे आपको मोटिवेट किया जाएगा। ठीक, तो जल्दी से क्या करेंगे, आप एनरोल करेंगे। और इसकी जो वैलिडिटी है ना बेटा, कब तक रहेगी? वो रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, एग्जाम तक जो है वैलिडिटी रहेगी इसकी। ठीक है, अब जो बच्चे के सर हम इतना भी पे नहीं कर सकते, ये है वो है, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं बेटा, उनके लिए बेटा मैथ भी आपको मिलेगा, उसमें फिजिक्स भी मिलेगी, केमिस्ट्री भी मिलेगी, बायोलॉजी भी मिलेगी। आपके लिए रिकॉर्डेड बैच, कौन सा बैच है? रिकॉर्डेड बैच है। ठीक है, रिकॉर्डेड बैच है, जिसकी फीस मात्र मात्र कितनी है? 399 रुपए। कितनी? उसकी फीस मात्र मात्र कितनी है? 399 रुपए है मात्र। बहुत कम प्राइस है आपके लिए भैया। ठीक है, बहुत ही कम प्राइस, 399 रुपए। इतना सब आपको दिया जा रहा है, और आपको क्या चाहिए भाई? और लगातार आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ मेहनत करने के लिए खड़े हैं। दिन रात आपके लिए पूरी टीम जो है मेहनत करने के लिए जुटी पड़ी है। बच्चों को बेस्ट कंटेंट दिया जाए, बच्चों के भविष्य को एक उज्जवल बनाया जाए, बच्चों को सही गाइडेंस दी जाए, इधर उधर बच्चा ना भटके, उन्हें सही गाइड दिया जाए, जिससे कि बच्चा जो है ना डिमोटिवेटेड ना हो, कोई गलत ऐसा ना करे कि क्या करते हैं बच्चे, एक पढ़ाई करना छोड़ देते कि सर मेरे बस की बात नहीं है। बेटा हर एक इंसान ना यदि ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। ठीक है, तो आज की क्लास भी आपकी हम यहीं तक एंड कर देंगे। ठीक है, आपको अगली वाली क्लास में मिलेंगे। तो भैया कमेंट में जरूर आप बताएंगे क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, और भैया यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर।